क्या पढ़ाएंगे? समास। समास क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अंग किसे कहते हैं? समास को भी। एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि समास किसे कहते हैं, समास की परिभाषा क्या होती है, या तो समास के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो आप लोग पहले देखिए कि समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा है। यहाँ पे हमने लिखा है समास। अब यहाँ देखिए कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। ये हमारा क्या हुआ? पहला परिभाषा, या समास किसे कहते हैं। अगर ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आप इसको लिख सकते हैं, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। यहाँ पे संक्षिप्तीकरण क्या होता है, अब इसका अर्थ देखिए। आप लोगों के मन में उठता होगा कि इस सवाल के संक्षिप्तीकरण किसे कहते हैं। पहले तो इसे हमें समझना चाहिए, जो किसी विस्तृत शब्द को, किसी बड़े शब्द को छोटे शब्द में, छोटे अर्थ में लिखना ही क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखिए, दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक सार्थक शब्द के मेल को क्या कहते हैं? समास। यहाँ पे दूसरा आपका परिभाषा हो गया। दो या दो से अधिक सार्थक शब्द को मेल कहना समास कहते हैं। इसे ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे दो शब्द मिल जाएं, दो से अधिक भी शब्द मिल सकते हैं, उस वहाँ पे एक तीसरा शब्द बनना अनिवार्य है, निश्चित रूप से बनेगा। वहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका समास। अब तीसरा हमने एक परिभाषा आपको और दिया है, तीसरा अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पे तीसरा शब्द आपको जो मिलेगा समास का, वो स्वतंत्र रूप रहेगा तथा पूर्ण रूप रहेगा। उसमें कोई भी आप भेदभाव नहीं कर सकते या उसको घटा या बढ़ा नहीं सकते। उसको क्या कहा जाएगा? समास। यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि समास की क्या परिभाषा होती है, समास किसे कहते हैं। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए कि समास किसे कहते हैं, समास की क्या परिभाषा होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, हमने एक उदाहरण आपको दिया है, दया का सागर। ये शब्द है दया का सागर, का सामासिक शब्द बनता है क्या? दया सागर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सामासिक शब्द जो बनता है वो दया सागर है। ये शब्द हमने दिया था दया सागर। दया सागर आपको क्या मिला? यहाँ पे मिला समास। समास विग्रह करने पर क्या होगा? दया सागर। इस उदाहरण में दया और दया सागर, इन दो शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले प्रत्यय का क्या होता है? लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बनता है क्या? दया सागर। यहाँ पे आप लोगों को ये होगा कि किस प्रत्यय का लोप हुआ, जो स्वतंत्र शब्द हमको क्या मिला? दया सागर। यहाँ पर देखेंगे दया और सागर में और का लोप हो गया। यहाँ पे दया का सागर में का लोप हो गया, जो यहाँ पे हमें प्रत्यय के द्वारा पता चला। क्या हुआ? लोप होकर एक स्वतंत्र शब्द बना, दया सागर। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अगर कोई भी मिस्टेक या आप लोगों को न समझ में आया हो तो आप हमसे दोबारा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि हमको यहाँ पे इस समास की परिभाषा या समास किसे कहते हैं, उदाहरण से या किसी भी तौर पे हमको नहीं समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। समास के परंपरागत 6 भेद होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्जाम में समास के कितने भेद होते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख सकते हैं समास के 6 भेद होते हैं। परंपरागत पे 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार के समास होते हैं। अब आगे देखिए उनके नाम। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्वियुक्त समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा आपको अव्ययी भाव समास, छठवां क्या है? बहुब्रीहि समास। ये समास हमको कितने प्रकार के मिले हैं? यहाँ पे 6 प्रकार के। अब हम आगे एक एक करके समास के बारे में विस्तार रूप से पढ़ेंगे। जैसे कि हम आपको 6 समास के बारे में बता चुके हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। इसमें अब हम आपको पहला समास पढ़ाने वाले हैं। पहला समास हमने क्या लिया है? द्वंद्व समास।
अब देखिए द्वंद्व समास की क्या परिभाषा होती है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, अर्थात शब्द की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और मध्य संयोजक शब्द का लोप हो, द्वंद्व समास कहलाता है। यहाँ पे जो पहला पद है पूर्व पद, पहला पद पूर्व पद को क्या कहते हैं? पहला पद। और दूसरा यहाँ उत्तर पद, दूसरा जो पद हो वो दोनों ही क्या हो? प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र क्या हो? अस्तित्व हो, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो, अपना अपना दोनों का अलग अलग अस्तित्व हो, पहले पद का भी हो तथा दूसरे पद का भी हो। इसके मध्य में जो संयोजक शब्द होता है उसका क्या हो जाता है? लोप। तो वहां पे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। उसे हम क्या लिखेंगे? द्वंद्व समास। या आप एक साधारण तौर पे इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि जिस समास में पहला पद और दूसरा पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। जैसे कि कुछ उदाहरण के तौर पे हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, पहला हमने आपको उदाहरण दे दिया माता। पहला तौर पे उदाहरण के तौर पे हमने आपको क्या शब्द दिया? माता और पिता मैंने लिखा। इसमें एक आप देखेंगे कि ये संयोजक चिन्ह है। पहला पद आपका क्या है? माता, दूसरा पद आपका क्या है? पिता। तो हमने जैसा आपको बताया था परिभाषा में कि जिसमें पूर्व पद, पहला पद और दूसरा उत्तर पद दोनों ही क्या हो? प्रधान हो। इसमें पहला पद भी प्रधान है, दूसरा भी पद प्रधान है। तो इसमें आपका समास विग्रह क्या होगा? माता और पिता दोनों ही प्रधान है, माता भी प्रधान है आपकी, पिता भी प्रधान है। तो इसमें आपका हो गया द्वंद्व समास। अब दूसरा आप देख लीजिए, राम कृष्ण। जहाँ पे ऐसा दोनों ही प्रधान, आपको दोनों शब्द प्रधान मिल जाए, वहाँ पे आप निश्चित रूप से जान जाइएगा कि वहाँ पे हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास ही होगा। राम और कृष्ण। अब तीसरा आप देख लीजिए, भाई बहन। भाई बहन, इसमें पहला पद भी प्रधान है और दूसरा भी पद प्रधान है। यहाँ पर क्या हो गया आपका? भाई और बहन। चौथा हम आपको एक उदाहरण के तौर पे और समझा दे रहे हैं, सुख दुख। अब देखिए इसका क्या होगा? सुख और दुख। जहां पे आपको ऐसा शब्द मिले जिसमें दोनों पद प्रधान हो, वहां पे आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, सुख दुख, जहां भी मिले। और समास विग्रह आपको ऐसे ही करना है, माता और पिता, राम कृष्ण, भाई बहन, सुख और दुख। अगर कोई भी इसमें आपको डाउट हो या ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे समास पे। हमने आपको पहला समास विस्तार रूप से समझा दिया और पढ़ा दिया, उदाहरण से भी समझा दिया। अब हम दूसरा समास आपको समझाने वाले हैं। दूसरा क्या है हमारा? द्व्युक समास। पहला क्या था? द्वंद्व समास। अब द्व्युक समास में हम देखेंगे कि द्व्युक समास की क्या परिभाषा होती है, द्व्युक समास किसे कहते हैं। ये अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ऐसा है कि अक्सर एग्जाम में मतलब
आप मान लीजिए कि एकाके साल ऐसा हुआ होगा जो ये समास न पूछा गया हो, नहीं तो ये समास एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। हिंदी के व्याकरण में तो ये हमेशा ही। जिस समास में पूर्व पद क्या होता है? पहला पद। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, वहां पे आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास। वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। जिस समास में पहला पद आपका क्या हो? संख्यावाचक हो, जिसमें संख्या हो, संख्यावाचक हो, वो समास आपका द्विगु समास कहलाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, जिस समास में पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक हो वो समास द्विगु समास कहलाएगा। इसका परिभाषा उदाहरण यही है। अब पहले मैंने इसका एक उदाहरण दे दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे पहला लिखा है, क्या लिखा है? नवरत्न। क्या लिखा है? नवरत्न। नौ क्या है? संख्यावाचक है। यहाँ पे नौ संख्यावाचक हो गया। तो मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे जिसमें संख्यावाचक हो, पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक हो, वहाँ आप निश्चित तौर पे जान लीजिएगा कि द्विगु समास होगा। तो नवरत्न में पहले क्या आया है? नौ। फिर उसके बाद क्या आया है? नवरत्न। दूसरा हमने दिया है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप, इसमें जो सप्त है ये 7 शब्द से, अंक से जुड़ा हुआ है, संख्या से जुड़ा हुआ है। इसको भी आप क्या समझ लेंगे कि इसमें होगा द्विगु समास। और तीसरा त्रि, ये भी क्या है? संख्यावाचक है। तो इससे भी आप क्या जान लेंगे कि ये हमारा हो गया द्विगु समास। अब ये तीनों हमारा क्या हुआ है? समास। अब हम इसका समास विग्रह करेंगे। जैसे नौ रत्नों का समूह। यहाँ पे मैंने नवरत्न का समास विग्रह किया, नौ रत्नों का समूह। अब दूसरा देखिए, सप्तद्वीप का 7 द्वीपों का समूह। यहाँ दूसरे का सप्तद्वीप का क्या हुआ? 7 द्वीपों का समूह। अब तीसरा देखिए, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। अब यहाँ एक बार आप और देख लीजिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। यहाँ 9 आपको मिल गया, यहाँ 7 आपको मिल गया, नीचे आपको 3 मिल गया। ये तीनों यहाँ पे क्या हो गए? संख्यावाचक। ये आपको एकदम, जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको पूरे रूप से समझ में आ गया होगा कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास में पूर्ववत पहला पद संख्यावाचक हो, वहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। अब कोई भी अगर परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम चल रहे हैं तीसरे समास पे। हमने आपको पहला समास, दूसरा समास पढ़ा चुके। अब यहाँ पे हम तीसरा समास लेकर आए हैं, जो कि ये तीसरा समास जो है ये थोड़ा आप लोगों को कठिन लगेगा, क्योंकि ये जो समास आप पढ़ेंगे इसमें भी 6 भेद होते हैं। हमने लिखा है, अभी पहले हम इसकी परिभाषा समझा लें कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं या तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है, ये सब पहले हम बताएं। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जिस समास में पूर्व पद मतलब पहला पद क्या हो? गौड़ मतलब छोटा हो, तथा उत्तर पद दूसरा पद प्रधान हो, जो दूसरा पद होता है वो प्रधान हो, तो वहाँ पे क्या होगा? तत्पुरुष समास। वो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद पहला पद गौड़ हो, छोटा हो, तथा उत्तर पद दूसरा पद आपका क्या हो? प्रधान हो, वो तत्पुरुष समास कहलाएगा या कहलाता है। इस समास की आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा। अब आगे देखिए, दोनों पदों
के बीच परसर्ग का लोप रहता है। मतलब इसमें जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, जो दोनों के बीच का संबंध है, उसमें क्या रहता है, परसर्ग का लोप हो जाता है। जो संबंध है उसका लोप हो जाता है। तो वहां पे आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं तथा इसके 6 भेद होते हैं। जब यहाँ आपका परसर्ग लोप हो जाएगा तो उसके आधार पर कितने प्रकार के तत्पुरुष समास होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तथा तत्पुरुष समास किस आधार पे 6 प्रकार के होते हैं। इसके कौन से ऐसे आधार हैं जो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पे अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तत्पुरुष समास किस आधार पे 6 भागों में बांटा गया है तथा इसके 6 भेद कैसे होते हैं, इसके 6 प्रकार कैसे होते हैं, तो एक आपका एक क्वेश्चन निकल जाएगा कि परसर्ग के लोप के आधार पे तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। अब नीचे हम 6 प्रकार के नाम देखते हैं कि किस प्रकार हैं। पहला हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। पहला हमारा कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास। तीसरा कौन सा समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। तीसरा अधिकरण तत्पुरुष समास। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम एक एक का आपको परिभाषा और उदाहरण सहित अब आगे समझा रहे हैं। पहला हमने तत्पुरुष समास में पहला समास क्या है, जो 6 भेद हैं इसके 6 समास। इसमें पहला समास है कर्म तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है, इसे क्या कहते हैं, को का लोप। जिस समास में को का, ध्यान से देखिएगा, जिस समास में को का लोप हो वहाँ क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष समास। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कर्म तत्पुरुष समास। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं और देखते हैं। मतदाता, एक क्या है, एक तौर पे हमको क्या मिला है, मतदाता। ये समास है। जैसे आ गया कि मतदाता शब्द आपको दे दिया गया कि ये समास कौन सा समास है, इसका समास विग्रह करने पर हमको क्या मिलेगा। तो अब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं। मत को देने वाला, मत को देने वाला। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये जो समास है मतदाता, यहाँ पे जो को है हमने आपको परिभाषा में समझाया, कर्म तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जहाँ पे को का लोप हो। तो यहाँ मतदाता हमारा समास है। यहाँ पे समास विग्रह करने पर क्या हुआ, मत को देने वाला। यहाँ को का लोप होके हमको क्या मिला, मतदाता। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ को का लोप हो जाए उसमें क्या कहते हैं, मतदाता। मतलब यहाँ कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम अगला समास देखेंगे। लोग दूसरा देखिए, ये जो तत्पुरुष समास है इसके जो 6 भेद होते हैं, मैंने पहला भेद आप लोगों को समझा दिया। परिभाषा से भी और उदाहरण से भी आपको अच्छे से कर्म तत्पुरुष समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा आपको यहाँ करण तत्पुरुष समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं परिभाषा से। पहले यहाँ देखिए, जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो, यहाँ भी वही करण कारण चिन्ह का लोप होता है, तो वहाँ आपको क्या, कौन सा समास मिलेगा, करण तत्पुरुष समास हो मिलेगा। अब यहाँ आपको ये ना समझ में आ रहा होगा कि करण कारण चिन्ह होता क्या है। जो कारक चिन्ह होते हैं उसी में से है, जैसे कर्ता ने कर्म को क्रिया से अपादान के लिए, ये सब जो है एक कारक चिन्ह है। हम अगर आपको न समझ में आए तो हमारा जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो भी बनाया है। यहाँ पे करण का चिन्ह से है,
करड़ का चिन्ह से है। अब हम आपको उदाहरण के तौर पे इसका समझाते हैं समास। जैसे उदाहरण के तौर पे अब मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमारा उदाहरण देखिए, पहला है जन्म जात। एक कहीं कहीं जो जन्मजात है, आपको कहीं कहीं क्या मिलेगा, समास मिलेगा। ये हमारा क्या है, समास है। अब इसको हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें हमको तत्पुरुष, जो करण तत्पुरुष समास है, वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि यहाँ इसका संबंध क्या है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह का लोप हो रहा है। जैसे जन्म से उत्पन्न, यहाँ पे समास हमारा क्या था, जन्मजात। यहाँ पे किसका लोप हुआ था, से का। जैसे हमने आपको पहले ही बताया किसका चिन्ह क्या होता है, स। और यहाँ पे कौन सा समास है, करण तत्पुरुष समास। जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ करण तत्पुरुष समास होता है। समास हमारा क्या है, जन्मजात। जन्मजात में हमें क्या, से का लोप हुआ। तो यहाँ पे आप देख के ही बता सकते हैं कि जन्मजात है। यहाँ समास जन्मजात, समास विग्रह क्या हुआ, जन्म से उत्पन्न। अब दूसरा समास आप देखिए, दूसरे तौर पे, उदाहरण के तौर पे देखिए, गुणहीन। गुणहीन का समास विग्रह क्या होगा, गुण से हीन। गुणहीन का समास विग्रह क्या होगा, गुणों से हीन। समास क्या हमको मिला, गुणहीन। यहाँ किसका लोप हुआ, से का। यहाँ क्या समास विग्रह हुआ, गुणों से हीन। इतना आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। जहाँ भी न समझ में आए वहाँ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम तीसरा समास आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तत्पुरुष का समास। जैसे कि पहला तत्पुरुष समास में हम पहला आपको पढ़ा चुके समास, दूसरा पढ़ा चुके करण। अब तीसरा हम चल रहे हैं संप्रदान तत्पुरुष समास पे। अब इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसकी परिभाषा पहले देखिए। जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो। अब वही बात यहाँ भी है कि यहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का क्या होगा, लोप। अब यहाँ कौन सा संप्रदान कारक चिन्ह है, यहाँ संप्रदान कारक चिन्ह हमने लिखा है के लिए। आपको ये भी समझाने के लिए हमने लिख दिया है, जहाँ के लिए लोप हो। अब जब हम उदाहरण से आपको समझाएंगे तब आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिए, जैसे पहला उदाहरण हमने क्या लिया, हथकड़ी। दूसरा हम लिख दे रहे हैं युद्ध हमने उदाहरण लिख दिया। पहला उदाहरण हमने क्या लिखा है, हथकड़ी, और दूसरा क्या लिखा है, युद्ध भूमि। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको अगर समास मिल जाए, क्या, हथकड़ी, ये क्या है, हमारा समास है। दूसरा आपको क्या समास मिल जाए, युद्ध भूमि। अब इसका हम चल रहे हैं समास विग्रह करने, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे समास विग्रह हम करेंगे, हाथ के लिए कड़ी। हथकड़ी किसके लिए होता है, हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पे जैसे कारक चिन्ह है के लिए, किस चीज के लिए कौन सा उपयोग हो रहा है, हाथ के लिए क्या उपयोग हो रहा है, हथकड़ी। यहाँ समास हमको मिला हथकड़ी। इसका समास विग्रह हम करेंगे, हाथ के लिए कड़ी। यहाँ पे के लिए का लोप यहाँ समास में हुआ है। अब दूसरा देखिए, युद्ध भूमि। युद्ध के लिए भूमि। यहाँ भी के लिए लोप हुआ है।
तो यहाँ हमारा समास क्या है, युद्ध भूमि। यहाँ समास का विग्रह हमने क्या किया, युद्ध के लिए भूमि। यहाँ आपको ये सब समझ में आ गया। अगर जहाँ पे भी ना समझ में आया वहाँ हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब आप अगला समास देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया अगला। अब देखिए एक अपादान तत्पुरुष समास, इसके 6 भेद हैं। हमने 3 भेद आपको पढ़ा दिया, अब चौथा भेद हम पढ़ा रहे हैं। जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, फिर वही बात कि जहाँ कारक चिन्ह का लोप हो, आप जो भी कारक चिन्ह है अगर उसको अच्छे से पढ़े हैं, सातों जो कारक चिन्ह है उसको आप अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको ये समास विग्रह करने में, इस समास को पढ़ने में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ भी स, ये जो कारक चिन्ह है स। अब आप सोचते होंगे कि दूसरे में भी जो करड़ था उसमें भी स का संबंध था, इसमें भी स का संबंध है। एक स का संबंध जोड़ने के लिए होता है, एक स का संबंध अलग करने के लिए होता है। अब इसका आप उदाहरण के तौर पर इसको अच्छे से समझिए। जैसे इसका उदाहरण है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं धनहीन पहला, और दूसरा लिख रहे हैं भय भीत। ये क्या है हमारा, ये धनहीन क्या है, समास है। भयभीत क्या है, समास है। अब हम इसका समास विग्रह करके आपको जो एकारक चिन्ह है उसके द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। धन से हीन, भय से भीत। अब यहाँ पे जो स है इसका क्या हुआ है, लोप हुआ है। इस स क्या है, यहाँ पे कारक चिन्ह है, अपादान का कारक चिन्ह क्या है, स है। यहाँ स का लोप हुआ है और समास विग्रह करने पर वो चीज आ जाती है। और समास जो होता है, समास आपको पहले ही बता दिए कि संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, कि जहाँ पे यहाँ पे बड़े शब्द में जो चीज को हमको समझाया गया है समास विग्रह करने पर, समास करने पर वो छोटे चीज में आ जाएगा, समास विग्रह करेंगे तो बड़ी चीज में हो जाएगा। धनहीन, धन से हीन, भयभीत, भय से भीत। अब चलिए अगला हम आपको समझा रहे हैं। मैंने आपको अपादान पढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप अगला समास देखिए, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। अब इसको देखिए, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो वहाँ क्या होगा, संबंध तत्पुरुष समास। जो संबंध कारक चिन्ह है, संबंध का जो कारक चिन्ह है वहाँ उसका ही लोप हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास। वही बात फिर है कि कारक चिन्ह का लोप। अब यहाँ जो संबंध का कारक चिन्ह है यहाँ पे का है, का से किसी संबंध को हम दर्शा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे प्रेम सागर, दूसरा देखिए भारत रत्न। अब यहाँ जो प्रेम सागर है और भारत रत्न है, ये हमको क्या मिलेगा, समास। अब हम इसका समास विग्रह करके समझते हैं। प्रेम का सागर और यहाँ भारत का रत्न, भारत का रत्न। प्रेम सागर हमको क्या है मिला, यहाँ पे समास। भारत रत्न हमको क्या मिला, समास। इसका संबंध का क्या है, का। किसी का संबंध जहाँ पे आ जाए, दर्शा जाए, वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होता है, लेकिन समास में उस संबंध का लोप हो जाता है। जैसे प्रेम सागर, प्रेम का सागर, जो प्रेम का सागर है यहाँ पे क ही क्या कर रहा है, प्रेम और सागर को जोड़ रहा है, तब यहाँ पे मिला के क्या हुआ, प्रेम सागर। भारत रत्न,
भारत का रत्न, ये जो क है संबंध है हमारा यही जोड़ रहा है, तो इसको जोड़ने पर क्या हो गया, भारत रत्न। जहाँ पे जिस चीज को जोड़ा जाए वहाँ पे संबंध होता है। अब चलिए अगला समास हम देखते हैं, लास्ट है कि आप लोग यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास को पढ़ चुके। अब यहाँ पे तत्पुरुष समास का लास्ट अंतिम समास यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास हम पढ़ रहे हैं, जहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो। फिर वही बात कि कारक चिन्ह का जहाँ पर लोप हो वहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अब यहाँ पे जो इसका अधिकरण कारक चिन्ह है, यहाँ पे में और पर है। हम लोग पहचानेंगे कैसे? इसको पहचानने के लिए समास जो मिलेगा हमको, जब समास विग्रह हम करेंगे तब उसको हम पहचानेंगे। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे पहला नीति निपुण और दूसरा आत्मविश्वास। पहला क्या है, नीति निपुण, दूसरा क्या है, आत्मविश्वास। ये दोनों क्या है, समास। अब इसमें जो अधिकरण का कारक चिन्ह का लोप हुआ है वो हमको पता कैसे चलेगा? वो हमको पता तब चलेगा जब हम इसका समास विग्रह करेंगे। अब देखिए समास विग्रह, थोड़ा हम अच्छे से लिखते हैं, नीति में निपुण। यहाँ पे जो हमको में मिला है, हमने पहले ही आपको बता दिया कि अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण कारक जो चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या है, में है, पर है। नीति निपुण में यहाँ क्या है, म। तो जो समास हुआ ये हमारा नीति निपुण हुआ, समास विग्रह करने पर हमको नीति में निपुण मिला। तो यहाँ पे हमें इस कारक चिन्ह का अधिकरण का पता चल गया। तो इससे हमें जान गए कि यहाँ कौन सा समास है, कारक कौन सा समास है, अधिकरण तत्पुरुष समास हमको मिला। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आत्मविश्वास जो है, आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास। हमने पहले ही बता दिया कि अधिकरण कारक चिन्ह जो होता है उसमें में भी है, पर भी है। तो पहले में हमने क्या देखा, नीति में निपुण, दूसरे में हमने देखा आत्मा पर विश्वास। अब यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया तत्पुरुष समास तक। अब हम चलेंगे अगला समास पढ़ेंगे। जैसे कि हमने आपको तीसरा समास तत्पुरुष समास के 6 भेद एकदम अच्छे से पढ़ा दिए, समझा दिए, उदाहरण के तौर पे भी समझा दिए। आप उसको 1-2 बार अपने से भी रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, वो समास आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम चौथा समास देख रहे हैं, कर्मधारय समास। ये चौथा समास हमारा है, 6 समास में से चौथा समास है। जिस समास में पूर्व पद, पहला पद, विशेषण और उत्तर पद विशेष हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अब ध्यान से एक बार देखिए इसको, समासी कर्मधारय समास की परिभाषा। जिस समास में पूर्व पद, पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब विशेषण से बड़ा तो आपका विशेष्य है, तो दूसरा पद आपका क्या हुआ, प्रधान हुआ। अब हम यहाँ उदाहरण के तौर पे जैसे आप लोगों को समझा रहे हैं,
बता रहे हैं, अच्छे से आप लोगों को रिपीट हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे काली मिर्च और दूसरा नील कमल। ठीक है। अब यहाँ पे जो काली मिर्च है ये हमारा समास है और नील कमल है ये हमारा समास है। अब हम समास विग्रह करके आपको अच्छे से समझा रहे हैं। काली है जो क्या है, मिर्च। काली है जो मिर्च। अब यहाँ जो काली है समास विग्रह करने में काली, ये क्या है आपका समास में पहला पद है। पहला पद पूर्व पद क्या हुआ, काली। काली आपका यहाँ विशेषण हो गया और मिर्च जो है आपका क्या है, दूसरा शब्द, मतलब उत्तर पद है। एक क्या है, विशेष्य। इसमें है और जो है, काली है जो मिर्च, तो इसमें जो विशेष्य है, प्रधान है, वो आपका दूसरा शब्द होगा, उत्तर पद होगा। ठीक है। अब दूसरा देखिए उदाहरण जो हमने लिखा है यहाँ पे, नील कमल। नीला है जो कमल। ठीक है, नीला है जो कमल। अब यार देखिए आप अच्छे से, ए नील कमल। नील आपका क्या हो गया, अब यहाँ हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं। ये पहला पद विशेषण हो गया, विशेषण, और जो आपका यहाँ पे कमल है उत्तर पद, दूसरा पद हो गया विशेष्य। ये क्या है, विशेष्य। अब यहाँ पे आप देख लीजिए पहला पद नीला है जो कमल। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसमें जो पूर्व पद है, पहला पद है, वो विशेषण है और जो दूसरा पद है उत्तर पद है ये विशेष्य है, अर्थात इसमें जो भी होगा प्रधान वो दूसरा पद ही होगा। अब चलिए हम अगला आपको समास समझाते हैं और पढ़ाते हैं, पांचवा। ये अव्ययी भाव समास। चौथा हमने पढ़ लिया कर्मधारय समास, अब पांचवा हम देख रहे हैं। जिस समास में, इसकी परिभाषा देख रहे हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास में पूर्व पद पहला पद अव्ययी हो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भावी समास। और अव्यय को हम एक नाम से और जानते हैं, अभिकारी। अभिकारी भी अव्यय को कह सकते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एग्जाम में अगर अव्यय ना लिख के अभिकारी भी लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि उसको क्या कहते हैं, अव्यय कहलाता है। क्या, अव्ययभावी समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यह क्या करता है, वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। वहाँ पे कौन सा समास होगा, अव्ययभावी समास। अब यहाँ अव्यय को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण ही कहते हैं। जो विशेषता क्रिया की होती है जिससे बतलाया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, उदाहरण के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको समझाने के लिए, अक्सर अव्ययभावी समास भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, समास आजीवन। आजीवन क्या है, हमारा समास। अब इसको हम कैसे जानेंगे कि ये अव्ययभावी समास है। यहाँ पहले ही जान लिए हैं कि अव्यय जहाँ पे हो, जहाँ वाक्य में क्रिया विशेषण हो, वहाँ पे क्या हो गया, अव्ययभावी समास। अब यहाँ देखिए आजीवन, जीवन भर, इसका समास क्या होगा, जीवन भर।
यहाँ वाक्य में क्या है, क्रिया विशेषण का कार्य करता है। आजीवन, जीवन भर, ठीक है। आजीवन छोटे शब्द में है, समास है, और समास विग्रह करने पर हमको क्या मिला, जीवन भर। अब दूसरा देखिए, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक दिन। और तीसरा देखिए, यथा समय, समय के अनुसार, समय के अनुसार, समय, समय के अनुसार, अनुसार, ठीक है। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लास्ट समास देखते हैं। अब लास्ट समास आपको बताते हैं, ठीक है। छठवां हम देख रहे हैं कि लास्ट जो समास, अंतिम समास है, बहुब्रीहि, छठवां समास बहुब्रीहि समास। अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला भी क्वेश्चन है। जिस समास में दोनों पद के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसको अब एक बार और देखिए आप। जिस समास में दोनों पद, मतलब पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद मतलब उत्तर पद जो है, उसके दोनों के मध्य से एक तीसरे पद का, विशेष अर्थ का, विशेष रूप का, विशेष पद का क्या होता है, बोध होता है। या तो वो जो पद है वो दोनों को छोड़कर वो ही समास में महत्व अपना स्थान स्थापित करता है, वहाँ पे क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि हमने आपको उदाहरण दे दिया है नीलकंठ, और दूसरा उदाहरण है लंबोदर। एक क्या है हमारा, नीलकंठ समास है, समास है नीलकंठ, ठीक है। इसमें पहला पद क्या है, नील, दूसरा पद क्या है, कंठ। अब जो यहाँ पे लिखा है नीलकंठ, नील क्या है हमारा, पहला पद है, कंठ क्या है, दूसरा पद है। इसमें से जो दोनों के मध्य है, इसमें एक विशेष उत्पन्न होगा, तीसरा उत्पन्न होगा, जो एक विशेष बोध कराएगा, तीसरा अर्थ उत्पन्न होगा। चलिए हम इसका समास विग्रह करके देखते हैं। नीलकंठ में नीलकंठ, नीलकंठ है जिसका, प्रक्रिया, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव जी। ये जो अर्थात के बाद शिव जी हैं, शिव हैं, ये हमारा तीसरा दोनों के मध्य से उत्पन्न एक विशेष शब्द है, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे उदाहरण का, लंबा, लंबा उदर, लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी, ठीक है। लंबोदर में लंबा उदर है जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर में भी पहला पद और दूसरे पद में से एक विशेष, गणेश जी, जो गणेश जी हैं वो हमारे तीसरे हैं, इसमें से एक विशेष स्थान रखते हैं, तीसरा स्थान रखते हैं। जहाँ भी ऐसा आए वहाँ आपको क्या मिलेगा, बहुब्रीहि समास मिलेगा। और आप लोगों को समास अच्छे से समझ में आ गया। मैंने 6 समास को अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया, बता दिया। व्याकरण का समझ लीजिए एक अंग एक भाग। अब जो व्याकरण में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी भी सब्जेक्ट में हो, और इससे जुड़ी एक विशेष बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं
कि जो हमने समास पढ़ाया है, समास में जो भी इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, हम वो प्रश्न भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे, पढ़ा देंगे, समझा भी देंगे। आप उसको देख लीजिएगा और अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।